गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिनव अवस्थी। आज आप सभी का मेरा लेक्चर नंबर 22 में स्वागत है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड गाउसेस लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस। तो कल मैं जैसे ही वीडियोस देख रहा था तो उसमें कुछ कमेंट्स आए हुए थे, कुछ बच्चों ने न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ मेरे को क्वेश्चंस दिए थे कि सर ये इनका सॉल्यूशन हमें बताइए। तो वो क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आज सॉर्ट आउट करा रहा हूँ, तो आप देखेंगे, सुनिए और समझिएगा। तो भैया देखिए, किसी बच्चे ने मेरे से डिमांड की थी आपके सेकंड चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2.4। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल लीजिएगा, मैं एक बार क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ। एक कैपिटल आर त्रिज्या की पतली बलय पर, एक कैपिटल आर त्रिज्या की पतली बलय पर स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो एक वलय है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और उस पर एक समान रूप से क्यू आवेश वितरित है। कह रहा है वलय के अक्ष पर केंद्र से स्मॉल एक्स दूरी पर कोई भी बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और प्राप्त परिणाम का जो प्रतिबंध है वो उसने कह रखा है कि स्मॉल एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। इसकी हमें क्या करनी है, विवेचना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको देख दिया होगा, एग्जाम्पल नंबर 2.4। मैं वापस से इसको रिपीट कर रहा हूं, ये आपके सेकंड चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2.4 है। ठीक है भाई, और क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है सभी ने, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अब इसको अपनी भाषा में समझिए। तो बेटा एक वलय है, क्या है, एक वलय, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, और इस पर एक समान रूप से स्मॉल क्यू आवेश उपस्थित है। कह रहा है इस वलय के केंद्र से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर कोई भी एक पॉइंट उपस्थित है, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि जो प्रतिबंध आपको जो दे रखा है ना कि एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसकी भी हमें क्या करनी है, विवेचना करनी है। तो आप ध्यान देंगे। सॉल्यूशन, ये एक वलय हो चुकी है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, यू नो, अकॉर्डिंग अवर न्यूमेरिकल, और ये इसका केंद्र बिंदु ओ हो चुका है। और बेटा इस वलय पर एक समान रूप से ये धनावेश है। आप अपनी नजरों को अब बोर्ड पर ही रखेंगे। ये वलय थी बेटा जिसकी रेडियस कैपिटल आर, और इस पर मैंने एक समान रूप से इस धनावेश को या आवेश क्यू को उपस्थित कर दिया है। तो इस संपूर्ण वलय पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, वो कितना है, क्यू है। क्लियर? अब वो कह रहा है कि इस वलय के सेंटर पॉइंट ओ से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर, देयर इज स्मॉल डिस्टेंस एक्स, सॉरी देयर इज डिस्टेंस स्मॉल एक्स, और यहां पर ये कोई पॉइंट पी उपस्थित है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है भाई, अब इस पॉइंट पी पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, यानी कि ये न्यूमेरिकल है और कह रहा है कि इस पॉइंट पी पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो बेटा मैं क्या करता हूं, जैसे कि याद कीजिए मैंने आपको गाउस की एप्लीकेशंस पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको आवेशित चालक परत के कारण, अनावेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकलवाई, हम ऐसे परत लेते थे, और मैं आपको बताता था कि इस केंद्र बिंदु के इस पॉइंट ओ के दोनों तरफ ये चालक परत अनेक अल्पांशों से मिलकर बनी है। सेम दीज कंडीशंस आर अप्लाई ऑन दिस सिचुएशन। मैं भी मान लेता हूं कि सर ये जो वृत्ताकार वलय है, ये वलय भी अनेक अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है। तो मैंने 2 अल्पांश ले लिए, ये पहला अल्पांश, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी, और इसकी जो लेंथ है बेटा वो मैंने कितनी मान ली, डी एल। ठीक है, और ये दूसरा अल्पांश ले लिया मैंने, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, सी डी, और इसकी भी लेंथ मैंने कितनी मान ली, डी एल। मान ली भैया। अब ये जो अल्पांश मैंने माने हैं ना, ऐसे मैं मान लेता हूं ऐसे ही अनेकों अल्पांशों से मिलकर इस वृत्ताकार वलय का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेटा ये वृत्ताकार वलय है, इस टोटल वृत्ताकार वलय पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू। तो इस अल्पांश पर चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू। भाई अल्पांश अल्प है तो चार्ज भी कितना होगा, अल्प, ऐसे इस पे भी कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। अब इन दोनों अल्पांशों के कारण मैं पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रखूंगा। तो इस अल्पांश के कारण मैंने पॉइंट पी पर ज्ञात किया, तो मैंने देखा भैया ये धनावेश और ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, तो ये धनावेश इस क्यू नॉट को इसकी दिशा में ही क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये विद्युत क्षेत्र आ गया। इस अल्पांश के कारण ज्ञात करूंगा
तो इसके कारण क्या आ जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। आगे ठीक है। अब ये मैंने नॉर्मल सी कंस्ट्रक्शन की है और नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस करने के बाद आप इसको घटकों में वियोजित कर दीजिएगा। दिस कॉल्ड इज एंगल ऑफ थीटा। तो देखो बेटा, इन दोनों अल्पांशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है उसका ये तो क्या आ जाएगा, आधार घटक। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको घटक निकालना बहुत अच्छे से समझाया है। ये डी ई कॉस थीटा और ये भी डी ई कॉस थीटा, ठीक है। ये लंबवत घटक हो जाएगा डी ई साइन थीटा और ये भी कितना हो जाएगा भैया, डी ई साइन थीटा। उम्मीद करता हूं डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा। पहली चीज, अब आप देखिएगा इस अल्पांश से, यानी कि अल्पांश ए बी से पॉइंट पी के जो मध्य की दूरी है ना बेटा, इसको मैंने कितना मान लिया, स्मॉल आर। कितना मान लिया, स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर है बेटा, तो ये भी कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर। दिस कॉल्ड इज द रेडियस कैपिटल आर। ये एक्स डिस्टेंस हो गई और अल्पांश से पॉइंट पी की जो दूरी है वो कितनी हो गई, स्मॉल आर। और पॉइंट ओ से जो पॉइंट पी की मिड डिस्टेंस है वो कितनी हो गई है, स्मॉल एक्स। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान दीजिए, अब ये जो इसका पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूं क्यू। क्लियर। अब जरा ध्यान दें, अब मैं देखता हूं कि पॉइंट पी पर जो हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो आधार घटक हैं वो परिमाण में भी समान है और डायरेक्शन में भी सेम है, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन जो लंबवत घटक हैं वो परिमाण में तो कैसे हैं, बराबर हैं, परंतु आप देख सकते हैं डायरेक्शंस जस्ट अपोजिट है क्या नहीं एक दूसरे के, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो पॉइंट पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होनी है वो कहां होगी बेटा, ओपी दिशा में प्राप्त होगी कि नहीं होगी ना। अर्थात इस वृत्ताकार वलय के केंद्र बिंदु ओ के कैसी होगी, लंबवत। क्योंकि अगर ये तो 2D में बन रही है, अगर इस वलय को मैं 3D में लेकर आऊंगा तो सिचुएशन ये होगी, तो डायरेक्शंस मुझको इस डायरेक्शन में प्राप्त हो रही है कि नहीं, तो जस्ट परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, इससे आगे अब हम इसको कैसे हल करते हैं। तो हमें बेटा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए और ये हमें प्रतिबंध दे रखा है कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल है। इसका मतलब समझाऊंगा, ध्यान दीजिए। तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, तो EP। अब ये जरूरी नहीं है कि सर आप हर बार पॉइंट पी क्यों मानते हो, इसका भी लॉजिक बता सकता हूँ, आपकी इच्छा करे जो मान सकते हो, लेकिन मैंने पी क्यों माना है, क्योंकि ये उत्पन्न बिंदु है और उत्पन्न बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपागेटिंग पॉइंट। तो प्रोपागेटिंग का पहला डिजिट क्या आता है, पी, इसलिए मैंने पी मान लिया है। तो बेटा दोनों आधार घटकों को जोड़ दीजिएगा क्योंकि आपस में जोड़ रहे हैं सेम डायरेक्शन होने के कारण, तो डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई कॉस थीटा। अब बेटा दोनों जुड़ रहे हैं क्या नहीं जुड़ रहे हैं, तो योग हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समाकलन डी ई कॉस थीटा, क्योंकि समाकलन का मतलब भी तो क्या होता है, योग ही तो होता है। तो दोनों को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें मजे लेने इस न्यूमेरिकल के, और वो मजे हम कैसे लेंगे, आइए आओ मजे लें। सबसे पहले मुझे डी ई का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, डी ई का। तो याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करवाई थी कि नहीं, जिसका फंक्शन होता है E में KQ/R², ये फंक्शन होता है। क्लियर। तो जरा ध्यान दें, अब मैं अल्पांश DE के कारण ज्ञात कर रहा हूं, तो अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा बेटा वो बनेगा KdQ/R²। बन गया बेटा ये फंक्शंस। अब चाहे इस अल्पांश के कारण ज्ञात कर लो चाहे इसके कारण कर लो, दोनों का DE तो है, किसी एक की निकाल लो, दूसरे के बराबर आनी है। तो DE बराबर में KdQ/R²। अब आप ये भली भांति जानते ही हैं K बराबर में क्या होता है, 1/4πε0। निर्वात में हो रही है ये घटना, तो मेरे पास फंक्शन बनेगा DE इक्वल में K की जगह पर मैंने रखा है बेटा 1/4πε0 इंटू DQ/R²। मिड डिस्टेंस कितनी है, R, तो कितना होगा बेटा, R²। अब मुझे DQ का लफड़ा समझ में नहीं आ रहा, सर इस DQ का मान कैसे निकालूं। ध्यान दीजिए, तो जब भी आपका दिमाग काम करना बंद कर दे तो मैंने आपको अपनी संकट मोचन लाइन बता रखी है, वी नो दैट, हम जानते हैं
आप जानते हैं बेटा रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा इज इक्वल टू में क्यू अपॉन कितना होता है बेटा एल, ठीक है। तो लैम्बडा हो गया टोटल वृत्ताकार वलय का, तो टोटल वृत्ताकार वलय पर टोटल चार्ज कितना है क्यू, और उसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई एल। लेकिन मैं तो अल्पांश के कारण ज्ञात कर रहा हूं ना, तो अल्पांश के कारण ज्ञात कर रहा हूं, तो लैम्बडा इज इक्वल टू में अल्पा आवेश कितना हो गया डी क्यू, और लंबाई भी कितनी हो जाएगी भैया डी एल, ठीक है। मैंने लिख रहा कि अल्पांश की लंबाई कितनी है डी एल। तो यहां से अगर मैं डी क्यू का फंक्शन निकालूंगा तो डी क्यू इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा लैम्बडा डी एल। भाई डी क्यू इज इक्वल टू में लैम्बडा डी एल हो गया ना, इस डी क्यू का मान यहां पर रख दीजिएगा, तो आप देखेंगे डी ई इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यू। डी क्यू की जगह पर आप क्या रखने वाले हैं लैम्बडा डी एल अपॉन कितना चल रहा है बेटा आर स्क्वायर। तो देखो बेटा डी का मान निकल कर आया है कि नहीं आया है। आगे डी, अब कौन बच रहा है भाई कोस थीटा, कौन सा बच रहा है कोस थीटा। डी तो आपने निकाल लिया, अब बच रहा है कोस थीटा। कोस थीटा कहां से निकाल रहे हैं गुरुजी, दिमाग काम ना करो हमारा। यहां देखो ई 90 डिग्री कौन बनना है, तो आप त्रिभुज पे फोकस करो जहां जहां मेरा चौक घूम रहा हो। देखो ट्रायंगल पी ओ क्यू में दिख रहा है सभी को, ट्रायंगल पी ओ क्यू। एक आपको समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो यहां लिखो त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है। कोस थीटा का मान आपने जन्म लेने से 5 सेकंड बाद ही जान लिया था। कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर भैया देखो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली लंब, और शेष तीसरी कहीं हो गए आधार, ठीक है ना। तो आधार बटे में कर्ण, आ रही बात समझ में। तो जरा ध्यान दीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x अपॉन आर, आ रही कि नहीं आ रही है भाई। कोस थीटा का मान निकाला है मैंने, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आप आगे ट्रायंगल पी ओ क्यू में आ गए ना, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और शेष तीसरी भुजा क्या बन जाएगी आधार, आधार बटे कर्ण, तो x अपॉन आर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए भाई, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। ए ये लीजिए, इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो 2, और इसको दे दो 3। दे दिए 3 समीकरण। समीकरण नंबर 1 में 2 और 3 मान रख दो। तो कैसे मान रखेंगे ध्यान दो, समीकरण नंबर 1 में 2 व 3 से मान रखने पर रख दें बेटा मान, तो रखिएगा। कहाँ है समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 को उठा के लाओ। ई पी इज टू में इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब ई पी अपनी पोजीशन पे है ये, देन इंटीग्रेशन डी ई ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इनटू कोस थीटा। कोस थीटा आपने यहां से निकाला ही है, कितना चल रहा है भैया x अपॉन आर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ई पी इज इक्वल टू में ये कांस्टेंट है, ये आ रही बात समझ में। लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व होता है, ये कांस्टेंट है। आर क्या है आपके पास दूरी है, आ रही बात समझ में। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, इसको मैं मेरे तरीके से लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा, आ जाओ भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्बडा को बाहर ले लिया, और 1/r क्यूब ये ले लिया मैंने बाहर, और यहां पे क्या चल रहा है समाकलन dl। आ रही बात समझ में, हो गया भाई। अब समाकलन dl कितने का बराबर होगा l, और l क्या है टोटल वृत्ताकार पथ की लंबाई है क्या नहीं, क्या चीज x रहेगा भाई, x मैंने यहां लिख दियो है, ठीक है ना। अब l बराबर टोटल वृत्ताकार पथ की लंबाई है, तो कितने का बराबर हो जाएगी 2 पाई कैपिटल r, क्योंकि वृत्ताकार वलय की त्रिज्या कितनी है कैपिटल R है क्या नहीं, ठीक है। अब आ जाइए भाई, अब तुमको कहीं करना है ई पी बराबर में, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्बडा इनटू x, लैम्बडा और x दोनों बाहर आ गए, इनटू 2 पाई कैपिटल R अपॉन R क्यूब, हो गया। अब एक बात देखो, थम दिखाओ गुरुजी, हम तो तैयार बैठे देखवे को कोई दिखावे ना है हमको। लैम्बडा बराबर में क्यू अपॉन एल होवे कि ना होवे ना। अगर मैं क्यू को मान निकालूंगा तो लैम्बडा इंटू एल होएगा कि ना है, होएगा ना। तो मैं एल की जगह पर 2 पाई आर लिख दूं तो मेरे कोई कछु बिगाड़ सके का, कोई कछु ना बिगड़े मेरो। तो लैम्बडा इंटू 2 पाई आर
है को नहीं है या के माने यहाँ धर दो तुम तो ई पी बराबर में 1/4 π लैम्बडा और 2 π r दोनों खत्म। या की जगह मैंने कहीं धर दियो q, गुणा में कहीं चल रहा है x और बटे में कहीं चल रहा है r q चल रहा है। वेरी नाइस। ई पी बराबर में इसकी जगह पर रख दूंगा k q x अपॉन r q। आ गई है वैल्यू। और फिर भी अगर आपकी भक्ति जोर मारे तो डिपेंड ऑन योर भक्ति आप यहां से r का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे? आ जाओ भाई, त्रिभुज POQ में कौन सी प्रमेय लगा सकते हो? पाइथागोरस। पाइथागोरस से किसका मान आ जाएगा? r का। तो r बराबर में आ जाएगा √x² प्लस कैपिटल R²। चाहे तो आप r का मान यहां पर ये भी रख सकते हैं। क्या निकल कर आ जाएगी बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आ रही बात समझ में? और आप यहां से इस पूरी कंडीशंस को क्या कर सकते हैं? शॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूं मैं अगर यहां से साफ कर दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर दूं मैं यहां साफ? कर ही दूं, है ना? तो ई लो, क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा पड़ गया है इसलिए मैं थोड़ा सा टर्म्स आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि बहुत से खुरापाती दिमाग भी यहां पर बैठे हुए हैं तो उनके दिमाग में कई सारे सवाल हैं जो बड़ा उनके दिमाग को टिकटॉक करते रहते हैं। हालांकि बैन हो चुका है। तो KQX अपॉन स्मॉल r3। मैंने कहा बेटा r का मान ये है, r का मान पाइथागोरस प्रमेय से मैंने ये निकाल लिया x² प्लस कैपिटल R²। अब बेमोसू यू खेंगा कि गुरुजी जब अपन यह डायरेक्टली रख देंगे तो ई काय को दियो अब आप क्वेश्चन वाड़े ने। अरे भाई बुद्धिजीवी हो, इसका मतलब यह है कि x जो है वो कैपिटल R से बहुत अधिक बड़ा है। अब जब x की सिंगल फॉर्म r की सिंगल फॉर्म से बहुत अधिक बड़ी है तो उसका स्क्वायर उससे बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो r के पदों को हम क्या मान लेंगे? नगण्य मान लेंगे। अब मैं नगण्य मान रहा हूं तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देता हूं तो आप देख सकते हैं KQ स्मॉल x डिवाइड बाई r। ओके, r की जगह पर मैं रख रहा हूं √x² प्लस कैपिटल R² का होल क्यूब। r नगण्य है गो ना? r नगण्य है गो ए। तो EP बराबर KQX अपॉन √x² का होल क्यूब। आ रही बात समझ में? या रूट में इसको x² बाहर काटोगा, कहीं बचेगा x और ऊपर घात क्या चल रही है 3, तो कहीं वैल्यू आ जाएगी EP बराबर में KQX अपॉन x3। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x3 कितने टाइम कट गया? x² टाइम कट गया। तो EP बराबर में कितना आ जाएगा? KQ अपॉन x²। दिस इज द रियल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ड्यू टू पॉइंट P। बस क्लियर? तो ये हो गया बेटा आपके इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद किसी बच्चे ने मेरे से एक न्यूमेरिकल और पूछा था, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दे देता हूं। आप निकाल लीजिएगा अपनी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक का पेज नंबर 33 और पेज नंबर 33 पर एग्जाम्पल नंबर 2.8। ठीक है, तो मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन देता हूं अभी। तो सबसे पहले एक बार अगर फिर भी कोई दिक्कत है ना तो आप पूरी वीडियो में से पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो देखो ये नॉर्मल कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये तो एक तरह की डेरिवेशन है। और इस टाइप की डेरिवेशंस में ऑलरेडी जब आपको गाउस के एप्लीकेशन पढ़ा रहा था तब भी मैं आपको सेम इसी टाइप की डेरिवेशंस को हल करा चुका हूं। ठीक है, आप पहले न्यूमेरिकल को पढ़ें, पढ़ने के बाद ये देखें कि उसने आपको दे क्या रखा है, जो दे रखा है उसके बाद आप फोकस करें कि हमसे ये पूछ क्या रहा है। आ रही बात समझ में? न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ गुरुजी समझ में तो सब आवे पर हो भी ना है हम पे कहीं भी। ठीक है ना? तो देखिए अगला न्यूमेरिकल, आप देखिए। तो देखिए चित्रानुसार एक घन विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इज इक्वल टू में E0 x I कैप में स्थित है। न्यूमेरिकल को एक बार ढंग से पढ़ लें आप कि चित्रानुसार एक घन विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इज इक्वल टू में E0 x I कैप में स्थित है। घन की प्रत्येक भुजा A बराबर में आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है,
तथा नियतांक ई नॉट इजिकल्स टू में 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर है। कह रहा है घन से परित कुल विद्युत फ्लक्स एवं घन द्वारा परिबद्ध आवेश के मान की आपसे क्या करवा रहा है भैया, गणना करवा रहा है। यानी कि उसने एक आपसे कुल टोटल विद्युत फ्लक्स पूछा है और उसने दूसरा आपसे क्या पूछा है, घन से परिबद्ध कुल आवेश। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, जो सबसे पहले उसने आपको जो वैल्यूज दे रखी है मैं वो वैल्यूज लिख देता हूं। एग्जाम्पल नंबर है आपका 2.8, आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो बुक है उसके लेसन नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 2.8 आपके पास बुक होगी, आप ढंग से देख सकते हैं। उसने कहा है कि चित्र उसने ऑलरेडी दे रखा है, मैं डायग्राम में भी बनाऊंगा। चित्रानुसार एक घन विद्युत क्षेत्र में उसने फंक्शन आपको दे रखा है ई वेक्टर इजिकल्स टू में ई नॉट एक्स आई कैप। इसमें कोई भी एक स्थित है, घन की प्रत्येक भुजा उसने कह रखा है a बराबर 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। कह रहा है नियतांक ई नॉट इजिकल्स टू में, जो ये ई नॉट जो कॉन्स्टेंटली फलन है ना भैया, इसका मान उसने दे रखा है 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर, ये दे रखा है। कह रहा है घन से परित कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई और इस घन से परिबद्ध कुल आवेश, दैट मीन्स टोटल चार्ज की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। ये इस दुनिया का सबसे घटिया न्यूमेरिकल है, इससे ज्यादा घटिया न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता उसका कारण मैं आपको अभी बता देता हूं। पसीना ने पहुंच लो यार लाला, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। देखिए, आओ आनंद लेते हैं। उसने आपको डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है, देखो कितना भला इंसान है ये न्यूमेरिकल वाला। उसने ऑलरेडी घन का डायग्राम आपको दिया है और फिर भी तुम पे ना हो कछु भी। तो देखिए, ये लीजिए, बन गया बेटा, ये बन गया घन, 3D में स्थित है। दिस कॉल्ड इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस द मेजर सेंटर्ड पॉइंट ऑफ ओ। क्लियर? ये क्यू को मैं यहां पे लिख रहा हूं, यानी कि दो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है और एक चार्ज कैलकुलेट करना है। अब अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल हम इसको नामांकित कर देते हैं ओ ए बी सी डी ई जी एफ ए, ये दे रखा है भैया। ठीक है, अब मुझको एक बात बताइएगा आप लोग, ये घन है, 3D में स्थित है और उसने दे दिया है कि विद्युत क्षेत्र ई नॉट एक्स आई कैप, एक्स एक्स के अनुदिश स्थित है। उसने फलन भी दे रखा है कांस्टेंट का। निर्गत विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, हमें दिक्कत कहां आ रही है तुमको है? तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, इस घन से निर्गत जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इस घन की प्रत्येक भुजा से प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए, सबका एडिशन कर लीजिए। एडिशन का मतलब हिंदी अनुवाद योग कर लीजिए, तो आपके पास विद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा। अब हम पे योग करवो ही ना यहाँ पे, अब जब हम पे योग करवो ही ना यहाँ पे, तो ये विद्युत फ्लक्स कहां से निकलेगा है? तो यार मैं बताऊं कैसे निकलेगा, आ जाइए। अतः संपूर्ण घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स संपूर्ण घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो देखो बेटा कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ दिख रहे हैं मुकुट मेरी आंखन ते। अब त्यारी नहीं आंखें हो सके तुमको 12 दिख जाएं। पहला 1, दूसरा 2, 3 और एक नीचे बाड़ो, पैदो बाड़ो 4, एक ई और एक सामे बाड़ो 6 है कि ना है ना 6? बहुत से गुत पाए गए, समझ में ना आया खाए के साहब 6। यहाँ देखो, हालांकि ये घनाभाकार है लेकिन यहाँ मैं तुमको दिखा दूं, एक ऊपर को पृष्ठ, एक नीचे को, 2 है गए, 1 और ये नीचे वाला 2। ठीक है, 3, 4, 5 और 6 पृष्ठ है कि ना है? ऐसी 6 पृष्ठ यहाँ में
है ना। अब उनके मैं नाम लिख के बता रहा हूं, आंधे हो देख लीजिए। मैंने कहा सर संपूर्ण घन से निर्गत जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको मैंने कितना मान लिया, फाई ई। और एक चीज देख लीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है। आ रही बात समझ में, एक्स अक्ष ये रहा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, फाई ई बराबर में पहला पृष्ठ में लेके चल रहा हूं, तो फाई ई पहले पृष्ठ को नाम ओ ए बी सी हो गया भाई, ओ ए बी सी पहला। दूसरा देखो, और नहीं देखो नामन ने छोड़ो, मैं डायरेक्टली लिख दूं, ये लीजिए फाई ई 1 प्लस फाई ई 2 प्लस फाई ई 3 प्लस फाई ई 4 प्लस फाई ई 5 प्लस फाई ई 6 हो गया ना 6 फलक। अब देखो या में तुम एक चीज देखो कि या में तुमको 2 फलक ऐसे दिख रहे होंगे जो एक्स अक्ष के अनुदिश हैं, दिख रहे कि ना है। एक तो तुमको दिख रहा होगा ओ ए बी सी, सॉरी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको यूं खड़ा करेंगे तो पहला फलक कौन सा दिख रहा है आपको, ओ ओ ए बी, सॉरी ए बी ई एफ, पहला तो ये दिख गया ना भैया, ए बी ई एफ। और दूसरा कौन सा दिख रहा है, ओ सी डी जी, यानी कि ये है ई एक्स अक्ष है वो। एक यहां मेरा हाथ ई एक्स अक्ष है, ई ये पहला फलक और ये दूसरा फलक, दोनों एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है क्या नहीं। ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, क्लियर। बाकी के 2 फलक कौन से एक्सिस के अकॉर्डिंग है, वाई के अकॉर्डिंग, और बाकी के 2 कौन से अकॉर्डिंग है, जेड के अकॉर्डिंग है। तो भैया विद्युत क्षेत्र हो रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश उत्पन्न, किसके अनुदिश, एक्स अक्ष का अनुदिश। वाई और जेड का अनुदिश तो हो ही नहीं रहा है, और जब वाई जेड का अनुदिश हो नहीं रहा है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। और विद्युत क्षेत्र 0 होते ही विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो ये 2 हो गए वाई अक्ष के अनुदिश, ये 2 कौन से अक्ष के अनुदिश हो गए, जेड अक्ष के अनुदिश। अब वाई अक्ष पर भी ई 0 और जेड अक्ष पर भी ई 0, क्लियर। तो ये तो 4 पृष्ठ तो खत्म हो गए, बच्चे कौन से, ये रे 2। इनके नामन में लिख दूं तुमको, जाते तुमको दिक्कत नहीं आएगी। तो फाई ई बराबर में फाई ई 1 की जगह नाम लिख दो ए बी ई एफ, ए बी ई एफ फर्स्ट, प्लस सेकेंड फाई ई, दूसरा बन जाएगा ओ सी डी जी, ओ सी डी जी, क्लियर। देन फाई ई इज इक्वल्स टू में इसका देखो भैया, इसका लिखेंगे हम समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, सरफिक्स में लिख देंगे ए बी ई एफ प्लस समाकलन ई वेक्टर डॉट, ये कितना बन जाएगा बेटा, डी एस वेक्टर, और यहां पे कितना आ जाएगा, ओ सी डी जी, ठीक है। अब देखो भैया सेम डायरेक्शन में है, थीटा कितना हो जाना है, 0। ये तो सेम डायरेक्शन में है, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। तो थीटा 0 और cos 0 का मान कितना होता है 1। तो ये बन जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू में ई, अब यहां खोलूंगा तो cos 0 है ना, ds को समाकलन ले लियो मैंने, कहा बन जाएगा s, और यहां पे कहीं लगा देंगे तो हम आई कैप, क्योंकि x एक्सिस मारा है, धनात्मक दिशा में आ रहा है, और प्लस यहां पे देख लीजिएगा ई यहां है का ना है, तो ई या x अक्ष के विपरीत दिशा में जा रहा होगा ना है, तो यहां पे कहा जाएगा माइनस, तो यहां पे मैं लिख दूंगा ई एस माइनस के आई कैप, बन रहा है कि नहीं। ई का मान आपको कितना दे रखा है, ई नॉट एक्स आई कैप, यानी कि x अक्ष का इसलिए आई कैप हमने ऑलरेडी लगाई दिया है। तो हम यहां पे देख लेंगे फाई ई इज इक्वल्स टू में ई नॉट और x, आ रही बात समझ में, ई नॉट एक्स एस आई कैप, आ रही बात समझ में, प्लस ये जो है, ठीक है। एक मिनट बेटा, फाई ई की जगह पर ई नॉट एक्स आई कैप डॉट, या मत खोलो यहां सुनिए, डॉट अलग और रहने दो, यहां मत खोलो, खोलने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मत खोलिए, आ रही बात समझ में। समाकलन ले लिया बस मैंने ds का, तो s बन गया, ये आई कैप यहां पे लगी रहा है, और ये चल रहा है माइनस के आई कैप, मत खोलो डॉट को, तो डॉट अब यहां पे क्या चल रहा है, s वेक्टर आई कैप, ठीक है। प्लस
अब यह देखो तुम यार, यह यहां के बाद जब बाहर जाएंगे तो कोई घन घनाभ का उपस्थित दिख रहा हो तुमको ना, है ना, तो वहां में आवेश उपस्थित ना होएगा। तो एक्स अक्ष पर जो भी मान, तो देखो इसके मैं दो तर्क दे रहा हूं आपको। एक तो मूल बिंदु के इधर चलेंगे हम तो दूरी खत्म हो जाएगी, तो x बराबर कितना हो गया 0, और दूसरा विद्युत क्षेत्र भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि इधर से यहां चलेंगे तो घन खत्म ही हो जाएगा, और घन खत्म होगा तो उसमें आवेश की उपस्थिति नहीं होगी, तो टोटल वैल्यू बेटा ये 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 0 हो गई, तो प्लस में 0, इसको लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा, अब यह हल कर लो तुम, फाई ई इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप डॉट आई कैप। मैंने आपको बताया था कि समान इकाई सदिशों का अदिश गुणन 1 के बराबर होता है, तो आई डॉट आई कैप 1 हो गया, खत्म, ई नॉट एक्स, और ये कितना दे रखा है एस, हो गया। अब घन को प्रत्येक फलक के सर वर्गाकार है, ए दे रखा हो तुमको, तो ए स्क्वायर और एक्स बराबर या फलक पे कितना हो जाएगा ए के बराबर, तो ई टोटल कितने कह जाएगा ई नॉट ए क्यू। अब देखो एस की जगह ए स्क्वायर और एक्स की जगह पर मैंने कितना रख दिया ए दूरी, तो कितना हो गया ए क्यू। तो फाई ई बराबर में ई नॉट को मान क्या दे रखा लाओ 2.5 इंटू 10⁵, 2.5 इंटू 10⁵ इंटू ए बराबर हाँ 1 सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ऐसा यूनिट चाहिए तुमको, तो 1 इंटू 10⁻², इसका रख देंगे हम 1 इंटू 10⁻² का होल क्यूब। थोड़ा भाग कर वो तुमने 5वीं क्लास में सीख लियो, पहली क्लास में, दूसरी में, 7 में क्या आ जाएगा विद्युत फ्लक्स। अब ये जो भी गुणा करेंगे तो विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, पहला सवाल। दूसरा उसने क्या पूछा था आवेश, आवेश कहीं काट होगा, देखो फाई ई बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q बराबर निकालेगा तो फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई ई का मान तो यहां से आएगा उसको रख देंगे, और एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते ही हैं कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻²। गुणा कर लेंगे आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप हल करते रहिए इन सभी न्यूमेरिकलों को, और किसी भी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को, जैसे कि इस बच्चे ने मेरे को बताया कि सर ये न्यूमेरिकल समझाने बड़ी खुशी होती है, ऐसे आप डाल दें आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।